नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। देवभूमि की तमाम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हाई लेवल की बैठक इस वक्त चल रही है और ये बैठक प्रदेश में अवैध अतिक्रमण को लेकर सीएम धामी ने बुलाई है और इस बैठक में जमीनों से जुड़े सभी विभागों के एचओडी मौजूद हैं। बैठक में मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू, फॉरेस्ट चीफ अनूप मलिक, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, आनंद वर्धन और पुलिस के आला अफसर भी हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही राज्य में अवैध अतिक्रमण के लिए बनाए गए नोडल अधिकारी पराग मधुकर धकाते भी इस बैठक में शामिल हैं। बैठक को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश भर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अवैध अतिक्रमण करने वालों को किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। वहीं आपको बता दें कि अब तक की कार्रवाई में 300 से ज्यादा अवैध मजार और 40 से ज्यादा मंदिर ध्वस्त किए गए हैं। ये पहले ही कहा था कि अतिक्रमण जहाँ पर भी होगा, सरकारी भूमि पर जो भी अतिक्रमण होगा उसको सभी से हमने कहा था कि स्वतः ही अपना जिन्होंने अतिक्रमण किया है हटा लें, अन्यथा प्रशासन उनके अतिक्रमण को हटाने का काम करेगा। और इस क्रम में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है और ये जब तक जारी रहेगी जब तक पूरी तरह से सरकारी भूमि से अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाता है। सर, विभागों को इसका कितना रकबा अब तक खाली हुआ है या आगे के प्लान क्या है? अभी तक जो भी अतिक्रमण की कार्रवाई हुई है और आगे जो अतिक्रमण मुक्त अभी होना है उन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा होनी है और इसके पीछे हेतु यही है कि सभी सरकारी जो भूमि है। और इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए ब्यूरो चीफ सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए फोनलाइन पर। सुदीप, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा जो हो रखा है उसको लेकर के ये समीक्षा बैठक की गई? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सचिवालय में अभी ये बैठक जारी है जी। इस बैठक में चीफ सेक्रेटरी से लेकर बड़े अफसर और गृह विभाग के अधिकारी भी शामिल हैं। विभागों के बड़े अफसर भी जैसे सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग और लोक निर्माण विभाग के और वन विभाग के भी बड़े अफसर मौजूद हैं, क्योंकि इन विभागों को भी जानकारी देनी है कि उनकी कितनी जमीनों पर कब्जा था और अभी तक की हुई कार्रवाई में कितनी जमीन अतिक्रमण मुक्त हुई है और जो जमीन अतिक्रमण मुक्त हुई है उस पर भविष्य में कब्जा नहीं हो उसके लिए क्या एक्शन प्लान अधिकारियों ने तैयार किया है। तो अभी ये विस्तृत बैठक जारी है। मोटे तौर पर अगर हम समझे तो 350 से अधिक छोटे बड़े निर्माण अभी तक ध्वस्त किए जा चुके हैं और ये कार्रवाई लगातार जारी है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए सुदीप। तो आपको बता दें कि अतिक्रमण करने वालों को बख्शा बिल्कुल नहीं जाएगा, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रदेश में चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर अब जिले की अधिकारियों और तेजी लाने के निर्देश दे दिए हैं, जिसको लेकर अल्मोड़ा में कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। प्रभारी जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने बताया कि जनपद में अतिक्रमण को लेकर उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स बनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि अभी तक 4 जगह अतिक्रमण हटाए गए हैं और बाकी के लिए गहन जांच की जा रही है। तो एसडीएम के नेतृत्व में टास्क फोर्स बनाई गई है जो लगातार अब यह कार्रवाई की जा रही है। जहां पर अतिक्रमण किया गया है अभी तक 4 जगह से अतिक्रमण हटाया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से अतिक्रमण वहां पर किया गया था और उससे हटाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर के बाद ऋषिकेश में होने वाली G20 की बैठकों के लिए पीएम मोदी का आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रामनगर की बैठक सबसे अच्छी बैठक रही है और ऐसे में दूसरी और तीसरी बैठकों के लिए भी उत्तराखंड ने अपनी तैयारियां कर ली हैं, जिसमें कोशिश यही है कि राज्य की विशेषता वाली चीजें आगे रखी जाएंगी और उत्तराखंड की जो पौराणिक और प्राचीन संस्कृति है इस संस्कृति को विश्व के पटल पर लाने का काम किया जाएगा। आज भी सीएम साहब की अध्यक्षता में एक बैठक है। इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीएम और एसएसपी के अध्यक्षता में और सदस्य सचिव के रूप में एक कमेटी बैठाई गई है। परगना स्तर पे एसडीएम के स्तर पे एक कमेटी बैठाई गई है। इसमें सबसे पहला टास्क था हमारा चिन्हीकरण करना, जिसमें हमने पूरे अल्मोड़ा में जितने विभाग हैं, अभी ये क्योंकि कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि हमें जाके देखना पड़ता है 342
ऐसी जगह आइडेंटिफाई करी गई थी जहां अतिक्रमण हो रखा था, जिसमें से अभी ये जो अभियान था पिछले महीने ही चालू हुआ, 4 जगहों से अतिक्रमण हटाया भी जा चुका है। तो अभी 338 ऐसी जगह हैं जहां अतिक्रमण अभी भी पाया जा रहा है। तो उनकी जो कार्रवाई है वो विभिन्न स्तर पे अभी चल रही है। हम होप करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी हम जितनी भी सरकारी संपत्ति पे जैसा भी अवैध अतिक्रमण है उसको हम जल्द से जल्द वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर के बाद ऋषिकेश में होने वाली G20 की बैठकों के लिए पीएम मोदी का आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रामनगर की बैठक सबसे अच्छी बैठक रही है। ऐसे में दूसरी और तीसरी बैठकों के लिए भी उत्तराखंड ने अपनी तैयारी कर ली है, जिसमें कोशिश यही है कि राज्य की विशेषता वाली चीजें आगे रखी जाएंगी और उत्तराखंड की जो पौराणिक और प्राचीन संस्कृति है, इस संस्कृति को विश्व के पटल पर लाने का काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे राज्य को 3 G20 की बैठकें हमको यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने का अवसर प्रदान किया। पहली बैठक हमारी रामनगर में हो चुकी है और बहुत शानदार बैठक रही। सभी आने वाले मेहमानों को, जिन लोगों ने उसमें भाग लिया, सभी एक अच्छा अनुभव लेकर गए और उत्तराखंड को पूरे विश्व के अंदर जाने का मौका मिला है। दूसरी बैठक भी हमारी ऋषिकेश नरेंद्र नगर में आयोजित हो रही है और तीसरी बैठक भी जून माह में आयोजित होगी। दूसरी बैठक के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और आने वाले मेहमानों का स्वागत करेंगे। यहाँ की जो विशेषताएं हैं, जो यहाँ का वैशिष्ट है, जो किया हुआ कार्य है, या जो चीज़ें पूरे विश्व के अंदर जानी चाहिए, उत्तराखंड की पहचान, उत्तराखंड की जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उन सबको विश्व के अंदर ले जाने के हमारे पास अच्छा अवसर मिला है। तो G20 के सभी लोगों के स्वागत के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे राज्य तो G20 की दूसरी और तीसरी बैठकों के लिए तैयारी की जा चुकी है। सीएम ने कहा कि राज्य की विशेषता वाली चीजों को आगे रखा जाएगा, जिससे कि उत्तराखंड की पूरे विश्व स्तर पर और अलग एक पहचान बन सके। ब्यूरो चीफ सुदीप जैन हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए फोन लाइन पर। सुदीप, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? दूसरी और तीसरी बैठकों की तैयारियां इस वक्त की जा रही हैं उत्तराखंड के अंदर। जी बिल्कुल, देखिए G20 की जो दूसरा समिट है, जो समिट की दूसरी बैठक है, वो 24 तारीख को शुरू होगी। 24 तारीख को जो डेलीगेट्स हैं वो पहुंच जाएंगे। शाम को लक्ष्मण झूला में एक बृहद आरती का प्रोग्राम रखा गया है, जो गंगा आरती होती है। इसमें डेलीगेट मिलाया नहीं, उसमें ये जो विदेशी अतिथि हैं ये शामिल होंगे। इसके बाद अगले दिन यानी 25 तारीख को जिस वेस्टर्न रिजॉर्ट में ये आयोजन होना है, वहां सुबह पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद बैठकों का दौर शुरू होगा। 24 तारीख को ही मुख्यमंत्री एक भोज भी दे सकते हैं, ऐसी जानकारी है। तो जो G20 की बैठक है, उसके लिए ऋषिकेश से लेकर नरेंद्र नगर तक का इलाका, जहां ये टीम जाएगी, जिस रास्ते से जाएगी, उसको सजाया संवारा गया है। कई पुल और कई स्थानों को चमकाया भी गया है। जिलाधिकारी और BCM DDA लगातार इस रूट पर हैं और व्यवस्था दुरुस्त लगातार की जा रही है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए सुदीप। वहीं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने G20 के अंतर्गत जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से इंद्रमणि बडौनी चौक तक किए जा रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और इस दौरान निर्माण कार्यों की प्रेमचंद अग्रवाल ने सराहना करते हुए अधिकारियों की पीठ भी थपथपाई। साथ ही MGDA के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी को रेलवे ब्रिज, इंद्रमणि बडौनी चौक, गोरादेवी चौक डिवाइडर पर बने कलरफुल पौधों के गमले लगाने और बडौनी चौक के पास फसाद योजना के तहत दुकानों के सौंदर्यीकरण करने के भी सीधे तौर पर निर्देश दिए गए। तो प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों की पीठ थपथपाई है। जो कामकाज किए गए हैं, ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। सौंदर्यीकरण और कामकाज को लेकर के अधिकारियों की पीठ थपथपाते हुए नजर आए हैं प्रेमचंद अग्रवाल। G20 के लिए ये तमाम काम लगातार किए जा रहे हैं। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इन कामों का निरीक्षण किया है। ऋषिकेश की ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं।
वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा में भारी संख्या में तीर्थयात्रियों के उत्तराखंड पहुंचने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि यात्रा शुरू हुए अभी 1 महीने का वक्त ही हुआ है। अब भारी संख्या में तीर्थयात्री चारों धामों में दर्शन करने के लिए भी आ रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस बार पिछले साल की तुलना में ज्यादा संख्या में तीर्थयात्री चारों धामों में दर्शन के लिए आएंगे और एक नया रिकॉर्ड भी बनेगा। के 3 बैठकों का सौभाग्य हमारे उत्तराखंड को मिला है करने के लिए। निश्चित रूप से मैं तो पहले ही कह रहा था कि चूँकि पिछले साल की जो यात्रा थी उस यात्रा से अधिक इस बार की यात्रा होने वाली है और लगातार श्रद्धालुओं का, लगातार दर्शन करने वाले लोगों का आना जारी है। 1 माह का कालखंड हुआ है और बड़ी संख्या हो गई है, तो इस लिहाज से सारे पिछले जो रिकॉर्ड हैं वो सारे टूटेंगे। इस बार और बढ़ चढ़कर श्रद्धालु भाग लेंगे। पहाड़ों की रानी मसूरी में अवैध पार्किंग संचालन का मामला इस वक्त सामने आया और आरोप है कि मसूरी के बुद्धा टेम्पल पर एक होटल संचालक द्वारा सार्वजनिक रोड पर अवैध पार्किंग संचालित की जा रही है। अब इसका स्थानीय लोगों के साथ साथ मसूरी बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रविंद्र रावत द्वारा विरोध किया गया। भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष रविंद्र रावत का आरोप है कि होटल संचालक द्वारा बुद्धा टेम्पल के पास सार्वजनिक सड़क पर अवैध रूप से पार्किंग संचालित की जा रही है। रविंद्र रावत का यह भी आरोप है कि होटल संचालक द्वारा स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अवैध वसूली की जा रही है। बीजेपी युवा मोर्चा मसूरी अध्यक्ष रविंद्र रावत ने पूरे मामले की लिखित शिकायत मसूरी एसडीएम और मसूरी पुलिस और प्रशासन से की है। अपने एरिया के अंदर काट रहे हैं हम, जो भी पार्किंग काट रहे हैं, ठीक है। क्या होता है कि हमारा होटल का रास्ता है, वो गाड़ियाँ, टैक्सी की गाड़ियाँ लगती हैं और इसके अलावा बाइक्स लगती हैं। सारा हमारा रास्ता अंदर आने का ब्लॉक हो जाता है। हमने कई बार लोगों को समझाया इस बारे में कि आप यहाँ से ना लगाएं। टैक्सी वालों को, भाइयों को भी समझाया बहुत बार कि यहाँ पे अपनी टैक्सी आप ना लगाएं, आगे पीछे लगा लें कहीं। लेकिन सर हमारा जब रास्ता ब्लॉक, हमने देखा कि रास्ता हमारा रोज ब्लॉक हो रहा है। उसके बाद हमने क्या करा, हमने एक लड़के के नीचे ड्यूटी लगाई जो गाड़ियों को हटाने के लिए था सबसे पहले, कि गाड़ियों को हटाए। क्या हुआ, ये लड़का खड़ा है, आपको मैं अभी लड़के से मिलवा दूंगा, कल की ही बात है बिल्कुल। गाड़ी का नंबर भी है मेरे पास। इसने टैक्सी वाले को कहा भाई हटा लो यहाँ से जरा, टैक्सी वाले ने सीधा इसके थप्पड़ मारा। बुकलेट के बाद इन्होंने जो पिछले 1 महीने से ये काटते हुए आ रहे हैं, 1 महीने से काटते हुए, उसकी डेट भी है इनका, इन्होंने छुपा दी है अभी। अगर सच होते तो छुपाते नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे जो इनकी जगह है, मैं आपको अभी इसके बाद आप देख लेना, वो सिर्फ मेरे हिसाब से सिर्फ यहाँ पे 6 या 7 बाइक खड़ी हो सकती है और गाड़ी तो मेरे हिसाब से एक ही गाड़ी खड़ी हो सकती है। और रही बात इनकी जो कंप्लेन करने की, अगर इनको दिक्कत तकलीफ है तो इनको पुलिस के पास जाना चाहिए, प्रशासन के पास जाना चाहिए। यहाँ पे लोकलों से पैसे लिए जा रहे हैं, टूरिस्ट से पैसे लिए जा रहे हैं और ये गलत है, बहुत गलत है। इसलिए फिर मुझे ये निर्णय लेना पड़ा कि मीडिया को बुलाना पड़ा और अभी मैं इसका एसडीएम को एक ज्ञापन दूंगा बुकलेट के। वहीं देहरादून में बीजेपी की 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक हुई और इस बैठक में 30 मई से लेकर के 30 जून तक चलाए जाने वाले महाजनसंपर्क अभियान को लेकर चर्चा की गई। 1 महीने तक चलने वाले महाजनसंपर्क अभियान का प्लान प्रदेश कार्य समिति में तैयार किया गया। बीजेपी प्रवक्ता विनोद सुनियाल का कहना है कि प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा प्रस्तावित है। इसके अलावा देश के गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज भी जनसभा को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 1 माह का महासंपर्क अभियान चलाने का निर्णय लिया है, जो 30 मई से 30 जून तक प्रारंभ होगा। इस राज्य के अंदर विश्व के सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी भी इस माह के अंदर एक जनसभा को संबोधित करेंगे और उसकी तिथि प्रस्तावित है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के भारत सरकार में गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का भी कार्यक्रम मिलने की उत्तराखंड राज्य में एक जनसभा करने का निर्णय है। प्रत्येक विधानसभा में 2 नेताओं का, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों का विशाल जनसभाओं का भी निर्णय है। हम यहीं पर नहीं रुकेंगे, हम कांग्रेस के जो परिवार हैं और कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं उनके घर भी मोदी जी की नीतियों को लेकर जाएंगे और उनको समझाने का प्रयास करेंगे कि नरेंद्र भाई मोदी ने अपने 9 वर्ष के कार्यकाल में भारत को एक वैभवशाली राष्ट्र की तरह खड़ा किया है, तो आपको भी सद्बुद्धि है। वहीं बागेश्वर से विधायक चंदन राम दास के निधन के बाद उपचुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही बागेश्वर उपचुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बीजेपी पर परिवार में फूट डालने का आरोप लगाया है। करण महारा ने आरोप में कहा कि एक और जहां स्वर्गीय कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास की पत्नी को बीजेपी टिकट दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर उनका बेटा खुद के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं।
जिससे परिवार में लड़ाई की स्थिति पैदा हो गई है और ये काम बीजेपी करवा रही है। के आदमी है महेंद्र भट्ट जी, अगर उनमें कुछ ग्रेविटी होती तो जोशीमठ की आज ये दशा नहीं होती। जब वो विधायक थे तब ये शुरुआत हो गई थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। और उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब आदरणीय सुरेंद्र राकेश जी की मृत्यु हुई थी और उनकी विधवा चुनाव लड़ रही थी, उस समय उन्हीं के परिवार को तोड़कर इसी भारतीय जनता पार्टी ने, महेंद्र भट्ट की पार्टी ने, उनके देवर को जबरदस्ती उकसा के उनके खिलाफ चुनाव लड़ाया। उसमें घर में इन्होंने तो परिवार तोड़ने की तक कोशिश की। वो हमको किस मुंह से इस तरीके की बात कहने का साहस कर रहे हैं? मेरे सब कालागढ़ टाइगर रिजर्व की जैव विविधता को बचाए रखने के लिए इन दिनों कालागढ़ टाइगर रिजर्व के अधिकारी अभियान लगातार चला रहे हैं। केटीआर के निदेशक नीरज कुमार के अनुसार इस अभियान में स्कूली बच्चों के साथ ही पर्यटकों और केटीआर के आसपास के गांवों के ग्रामीणों का सहयोग लिया जा रहा है। इस अभियान के तहत कालागढ़ टाइगर रिजर्व में प्लास्टिक से निर्मित सामान पर रोक लगाने के साथ ही कूड़ा करकट को जंगल से इकट्ठा किया जा रहा है ताकि वन्य जीवों को इससे होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। जैसे कूड़ा है, प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, इनको एकत्र करना और इनको रिसाइकिल के लिए भेजना जहाँ पर है, और साथ में ये कैंपेन्स चलाना, बच्चों के साथ अवेयरनेस कैंपेन चलाना। और जैसे हमारा ये कालागढ़ टाइगर रिजर्व में पर्यटक आते हैं, पर्यटकों के साथ उनको जागरूक करना इन सब चीज़ों के बारे में, एक अवेयरनेस कैंपेन गांव वालों के साथ मिलकर कार्य करना। हमारे यहाँ इको डेवलपमेंट कमेटीज़ हैं, उनके लोगों के साथ मिलकर कार्य करना। तो ये सब इसमें अभियान चलेगा, जैसे कूड़ा है, प्लास्टिक। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी देहरादून मालसी में हुए अग्निकांड के पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और इस दौरान मंत्री जोशी ने पीड़ित परिवार को राहत सामग्री प्रदान की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। पीड़ित परिवार ने कैबिनेट मंत्री को अपनी परेशानियां गिनाई, जिनके निस्तारण के लिए गणेश जोशी ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया। गणेश जोशी ने देहरादून जिला प्रशासन को आग की घटना से हुए नुकसान का आकलन कर परिवार के मुख्य महिला संगीता देवी को तत्काल सहायता देने के निर्देश दिए। गणेश जोशी ने आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री राहत कोष के जरिए भी पीड़ित परिवार को मदद दी जाएगी। बताया गया कि खला गांव में एक गरीब महिला संगीता, जिसका घर पूरी तरह जल गया, उसका पूरा सामान, खाने के बर्तन, बिस्तर, बेड, कुछ भी उसका बचा है। मैंने उसमें व्यवस्था करके वो त्वरित मदद कर सकते हैं, बिस्तर, राशन, बर्तन वगैरह हम लोग को कराएँ। साथ में आश्वस्त किया है कि सरकार देंगे और उसमें पुलिस की मदद आ जाएगी, राहत उससे भी उनकी मदद। वहीं पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के एक विशाल मशाल जुलूस निकाला गया। इसमें सैकड़ों की संख्या में रेलवे कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। आंदोलनकारियों ने पुरानी पेंशन बहाल करने और नई पेंशन स्कीम को समाप्त किए जाने की मांग की है। एनआरएमयू ने कहा कि सरकार समय रहते हुए जल्द पुरानी पेंशन बहाल करे, नहीं तो साल 2024 में कर्नाटक चुनाव की तर्ज पर इससे भी घातक परिणाम भुगतने को तैयार रहे। हाल के लिए है और हम लोग नई पेंशन का विरोध करते हैं। 2004 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी के समय में ये पुरानी नई पेंशन बहाल की गई थी और पुरानी पेंशन खत्म की गई थी। तो हमारे महामंत्री जी शिव गोपाल मिश्रा जी का एक ये अभियान है कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती तब तक हम लोग इसी तरह से अभियान चलाते रहेंगे। जैसा कि आपने अभी देखा है कि कर्नाटक के इलेक्शन में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर और नई पेंशन को खत्म करने के लिए जो आपने कर्नाटक में नतीजे देखे हैं, तो उससे आप लोगों को समझना चाहिए। वहीं मसूरी में अंबेडकर चौक पर रात में मीट की दुकान पर ताला तोड़कर दुकान में रखे कैश बॉक्स सहित नकदी चोरी करने वाले शातिर चोर को मसूरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी देहरादून दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि 17 मई को पीड़ित नदीम कुरैशी ने कोतवाली मसूरी में तहरीर दी कि अंबेडकर चौक के पास चिकन मटन की दुकान है। 16 मई की रात अज्ञात चोर ने दुकान का ताला तोड़कर कैश बॉक्स में रखे लगभग 1.5 लाख रुपए चोरी कर लिए, जिस पर मसूरी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। अज्ञात चोर की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे देखे गए और लोगों से पूछताछ की गई। मुखबिर की सूचना पर मुजफ्फरनगर के रहने वाले आरोपी टीपू सुल्तान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी के पास से चोरी के 1,31,000 रुपए, चेकबुक, वाहन रजिस्ट्रेशन बरामद किया गया।
मसूरी माल रोड में जो है एक बुचड़ की दुकान है, वहाँ से एक चोरी हुई थी और उसमें लगभग 1.5 लाख रुपया चोरी हुई थी। उसी को मसूरी पुलिस ने बहुत इफेक्टिवली और बहुत प्रोफेशनल तरीके से CCTV फुटेज पूछताछ किया गया, तो उसमें फिर एक मुलजिम पकड़ा गया टिप्पू सुल्तान, जैसे 1,31,300 रुपये। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। करण महारा ने विपक्ष के नेताओं के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विपक्ष के नेताओं ने राज्य सरकार पर सीधे तौर पर निशाना साधा, जहां कहा गया कि जंगलों को बेचने का काम वन अधिकार का खुला उल्लंघन है, ऐसा कहना है कांग्रेस का। वन क्षेत्र से जुड़े लोग राजस्व ग्राम की आवाज उठा रहे हैं। तो करण महारा की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई विपक्ष के नेताओं के साथ में, और सीधे तौर पर राज्य सरकार पर सीधा निशाना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साधा गया। इस दौरान कांग्रेस ने कहा कि जंगलों को बेचने का काम वन अधिकार का खुला उल्लंघन है। वन क्षेत्र से जुड़े लोग राजस्व ग्राम की आवाज उठा रहे हैं। G20 सम्मेलन की मेजबानी के लिए ऋषिकेश से सटे टिहरी जिले के नरेंद्रनगर ब्लॉक का औड़ी गांव पूरी तरह से तैयार है। इस सम्मेलन से गांव की दिशा और दशा बदल चुकी है। एक और जहां गांव में अवस्थापना विकास के कार्य किए गए हैं, तो वहीं ग्रामीणों की आजीविका संवर्धन के लिए भी शासन प्रशासन ने योजनाएं शुरू की हैं। गांव के पंचायत घर, बेसिक, जूनियर और हाई स्कूल भवनों का हाईटेक बना दिया गया है। वन विभाग गांव में म्यूजियम तैयार करने की कवायद में भी जुटा है। सम्मेलन में देश विदेश के मेहमानों को पहाड़ी संस्कृति, पकवान और पहाड़ी शैली के घरों का दीदार कराया जाएगा। G20 सम्मेलन से औड़ी गांव की अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनेगी। मई और जून माह में टिहरी के औड़ी गांव में G20 की 2 बैठक की जाएंगी और मई माह में 26 से 28 मई तक G20 की पहली बैठक होनी है। इसमें सम्मेलन के डेलीगेट्स को गांव का दीदार करवाकर पारंपरिक पकवान, वेशभूषा, परिधान, आजीविका के साधन, विकास, स्वरोजगार आदि का प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि औड़ी गांव की जनसंख्या करीब 640 है। गांव में पलायन ना के बराबर है। पहले सर काफ़ी सारी परेशानियां थी, जैसे पानी की दिक्कत है, साफ़ सफाई नहीं थी, गांव में बोतलें पड़ी रहती थी प्लास्टिक की, बहुत सारी परेशानियां होती है, पानी सफाई से नहीं आता था। लेकिन अब काफ़ी डेवलप हो गया है, परिवर्तन हो गया है गांव में। जैसे हर चीज़ की सुविधा हो गई, पानी घर घर पहुंच रहा है, नल भी पहुंच गए, जल भी पहुंच गए। अब कोई परिवार छूट रखे होंगे जिनके पास अभी पूरी सुविधा नहीं पहुंचे, लेकिन वो पहुंच पाएगी G20 तक। हम लोग आज यहाँ पर आए हैं, बैठक हमारे विभागीय अधिकारी भी आ रखे हैं, DPRO साहब वगैरह भी आ रखे हैं, और हमारा गांव का चयन जो है G20 का जो सम्मेलन अभी नरेंद्रनगर या उत्तराखंड में होना है, उसके विजिट के लिए, उन लोगों के विजिट के लिए हमारे गांव का चयन हुआ है। और हम बड़े आभारी हैं भारत सरकार के और उनके कि हमारे गांव का चयन हुआ है। उसके आधार पर हमारे यहाँ विकास कार्य जो है बहुत अच्छी तरह से हो रहे हैं। टिहरी जिले के नरेंद्रनगर ब्लॉक के औड़ी गांव में 24 मई से 28 मई तक G20 सम्मेलन होना है। G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचने वाले विदेशी मेहमानों को त्रिस्तरीय सुरक्षा भी दी जा रही है। जहां जहां विदेशी मेहमान जाएंगे, वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इनके मूवमेंट के दौरान रूट को भी क्लियर रखा जाएगा। SSP टिहरी के मुताबिक NSG की टीम भी आ रही है, जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था देखेगी, और SDRF की भी टीम तैनात रहेगी। G20 मीट प्रपोज्ड है नरेंद्रनगर टिहरी गढ़वाल में। इसमें जो जितने भी डेलीगेट्स आएंगे, सदस्य आएंगे, उनको त्रिस्तरीय सुरक्षा प्रदान की जा रही है। और इसमें जो वेस्टर्न रिजॉर्ट जहाँ पे मेन कार्यक्रम है, उसका विलेज का भी उनका विज़िट है। फिर वो जब परमार्थ निकेतन जाएंगे, तब हमारे यहाँ जानकी सेतु टिहरी गढ़वाल, वहाँ तक उनको गाड़ी से जाना है। तो इनकी मूवमेंट के दौरान जो है रूट को भी क्लियर रखा जाएगा। और इसमें NSG की टीम भी एक आ रही है, जो कि वहाँ सुरक्षा व्यवस्था के लिए रहेगी। इसके अतिरिक्त SDRF की CSSR और CBRN टीम जो है वो। और इसी के साथ फिलहाल देवभूमि में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक लिया रुकेंगे, ब्रेक के उस पार देखिए और भी तमाम खबरें।